नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उससे पूरी सरकार नाराज है। पीएम मोदी गुस्से में हैं। अमित शाह भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरीके से व्यवहार कर रहा है जिस तरीके से सवाल उठाते हैं विपक्षी पार्टी के नेता। पूरे सिस्टम के ऊपर अविश्वास पैदा करने के लिए जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार हमले करते रहती है, चुनाव आयोग के पास सवाल उठाती है, एनआईए, सीबीआई, ईडी और जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं जिसको केंद्र सरकार से कहीं न कहीं कुछ न कुछ सहयोग मिलता है, उसके ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी अविश्वास पैदा कर दिया है, सवाल उठाया है और जिस तरीके से सरकार के सिफारिश को नकारा है वो मान्य नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में अडानी मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले पर चार याचिकाएं दायर की गई है, लेकिन सुनवाई का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अपने मन मुताबिक है, क्योंकि एक याचिका जो मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है उस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी और जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, अडानी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, इसके कारण निवेशकों का विश्वास टूटा है, उसकी जांच होनी चाहिए। सेबी को उसने जवाब भी नहीं दिया, प्रमाण भी नहीं दिया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो उसने बनाई है उसमें प्रूफ होना चाहिए कि किस तरीके से अडानी शेयर का मैनिपुलेशन करते हैं, स्टॉक मार्केट को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जो रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन फिर भी हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट ने जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चारों याचिकाओं में से इस याचिका के ऊपर ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। हालांकि चारों याचिकाओं को एक साथ करके सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए सीरियसनेस है कि निवेशकों का पैसा जो डूबता है उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखने के लिए मार्केट रेगुलेटर किस तरीके से काम करता है उस काम पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए। सरकार ने यह बात भी मान ली कि एक्सपर्ट कमेटी हम बनाएंगे। एक्सपर्ट कमेटी बनाने में कोई समस्या नहीं है और इसमें सेबी के भी लोग होंगे, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट भी होंगे और इस बात का समाधान ढूंढा जाएगा कि अगर ऐसे कुछ रिपोर्ट, ऐसे हंगामे के कारण शेयर मार्केट डाउन होता है, किसी कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा गिरता है, तो उसके नुकसान के कम करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। सरकार इस बात पे राजी थी और इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए कुछ नाम की सिफारिश भी करना चाहती थी। इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में रखा गया एक सीलबंद लिफाफा। सरकार की तरफ से कुछ नाम की अनुशंसा की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस अनुशंसा को नामंजूर कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया गया। कारण दूसरी ही थी, कारण वही थी जो कांग्रेस का रहा है, कारण वही है जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हर मामले में सरकार के सिफारिशों का करती है। क्योंकि सीलबंद लिफाफा में जो नाम एक्सपर्ट के दिए गए थे उसके पीछे भी एक कारण है। उस कारण को समझे बिना सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सरकार का मानना है कि जो याचिकाएं दायर की गई है उसमें जया ठाकुर कांग्रेस की नेता है, उसने भी याचिका दायर की है। विपक्षी पार्टी के नेताओं के समर्थन और सहयोग से ये सारी याचिकाएं चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने ही इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया है। इसलिए अगर एक्सपर्ट के नाम सबके सामने रखा जाएगा तो कोर्ट का समय बर्बाद होगा। कोर्ट में अब इस बात के लिए बहस छिड़ जाएगी, दलीलें दी जाएगी कि सरकार ने जिन नामों की सिफारिश की है वो सारे के सारे नाम कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। कुछ कहा जाएगा कि राष्ट्रवादी हैं, कुछ कहा जाएगा कि अडानी के समर्थक रहे हैं, कुछ कहा जाएगा कि इन लोगों ने कहीं न कहीं अडानी और भारतीय अर्थव्यवस्था के समर्थन में कुछ लेख लिखे हैं और इसी आधार पर अब चर्चा का रुख मुड़ जाएगा और फिर महीनों लग जाएगा इस बात के लिए समाधान करने में कि एक्सपर्ट कमेटी में किसका नाम होना चाहिए। इसलिए
सरकार की तरफ से जो सीलबंद लिफाफे में नाम दिया गया था, उसके पीछे का कारण यही था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये तय कर लें कि ये लोग जिनका नाम दिया गया है, जिनके नाम की सिफारिश की गई है, ये नाम वायस्ड नहीं है, ये नाम चर्चा में रहे हैं, इनके पास नॉलेज है, और अगर वो कमेटी के अंदर जांच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि यही बात सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही कहा था कि जब जजों की नियुक्ति होती है तो उससे पहले उनके विचार क्या रहे हैं, वो वकील होने के समय किन मामलों की पैरवी किए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता। जब सौरभ कृपाल की बात हो रही थी दिल्ली हाईकोर्ट के जज बनाने के लिए, तो उस समय भी जब सरकार ने सिफारिश नामंजूर की थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही तर्क दिया गया था कि इनके नाम की सिफारिश को नामंजूर करने के लिए सरकार ने जो कारण दिए हैं कि ये जो गे हैं, विदेशी पार्टनर इनका है, और इस आधार पर इनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, एक्टिविस्ट रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उनका निजी मामला हो सकता है, उससे जज बनने को लेकर कोई कठिनाई नहीं होगी। यहां कई ऐसे जज हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी समर्थक रहे हैं, लेकिन क्या जब सरकार ने सिफारिश की कमेटी बनाने की तो जज साहब को यह पता नहीं था कि जिन लोगों के नामों की सिफारिश की जा रही है उनकी योग्यता को देखें, ये न देखें कि उनका कहां से कैसे संपर्क हो सकता है, ये संभावनाएं हो सकती है। लेकिन जज साहब ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया और कहा कि एक पारदर्शिता का मामला है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसीलिए सरकार की कमेटी पर भरोसा नहीं है। यानी उन्होंने एक साथ पूरे के पूरे संवैधानिक संस्थानों, सरकार के ऊपर विश्वास को खत्म कर दिया। यह एक बात जो विपक्षी पार्टी के नेता बार बार कहते हैं। इन लोगों ने लगातार पिछले 8 सालों से यही मुहिम चला रखी है कि जहां चुनाव हारते हैं वहां चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। जब इनके घरों पर छापा पड़ा जाता है तो उस समय सीबीआई और ईडी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। जब एनआईए की छापेमारी होती है तो अल्पसंख्यकों की बात करके पीएफआई जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं कि अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला, हाई कोर्ट में फैसला सरकार के पक्ष में हो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर खड़ा कर दिया। यानी कि यह सिस्टम जो विपक्षी पार्टियों ने बनाया, जो कांग्रेस ने जिस सिस्टम के साथ चलना शुरू किया, उसी सिस्टम के ऊपर चलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके अपना लिए। सरकार पर अविश्वसनीयता पैदा करने की कोशिश की, जिससे अडानी के कंपनियों में निवेश करने वालों के लिए एक निगेटिव खबर हो गई, और मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस सीलबंद लिफाफे को नामंजूर कर दिया। इसे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का मामला बताकर बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बात से सरकार में भी गुस्सा है। सरकार इस बात पर चर्चा कर रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कारण से पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने वाली संस्था हो सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगेगा जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठाया जाता है, जजों के खानदानी होने के ऊपर सवाल उठाया जाता है, कोर्ट के में जजों की नियुक्ति में परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाया जाता है, तो उस समय ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं उठती है। तो इसलिए अगर कोर्ट सरकार को चलाना चाहती है तो इसे सरकार चलाने नहीं दिया जाएगा। जो लक्ष्मण रेखा तय हुआ है सरकार के लिए, संवैधानिक संस्थानों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, उस लक्ष्मण रेखा का पालन करना पड़ेगा। और सरकार कानून व्यवस्थाएं जो बनाती है वो संसद में बनाती है। संसद का ही इस लोकतंत्र में सर्वोच्चता होगी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। और अब इस बात का फैसला जल्द ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस तरीके का व्यवहार जज करते हैं और जो नियुक्तियों के संदर्भ में अपनी मनमानी कर रहे हैं,
उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए संसद से फिर से कानून पारित करना पड़े। और सरकार में इस बात की बैठक हो रही है कि क्या अडानी मामले में जिस सुप्रीम कोर्ट को यह भी पता नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, क्योंकि इस याचिका के सुनवाई के समय में ही जब शॉर्ट सेलर की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही बोलते हैं कि यह शॉर्ट सेलिंग क्या है, शेयरों की शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। जब उन्हें समझाया गया कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आनन फानन में शेयर बेचो और जब शेयर की कीमत कम हो जाए तो उसे फिर से खरीदा जाए, तो भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए बुलाया गया प्रशांत भूषण जैसे वकील को। प्रशांत भूषण ने पूरे टेक्निकलिटी के साथ समझाया कि हाँ, इसमें ये प्रावधान होता है और उदाहरण दिया अडानी के शेयर की। इसलिए जब अडानी की बात आई तो जज साहब को समझ में आने लगा। मतलब साफ है कि जब आर्थिक मामलों में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो उस पर सुनवाई आप किस आधार पर करेंगे, सिर्फ कानून पर या फिर आर्थिक नुकसान को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लगातार याचिकाएं डालकर बार बार सरकार की छवि खराब करने के लिए और देश को कमजोर करने की कोशिश करने वालों की जो भी याचिकाएं सफल होती जा रही है, उस पर अब सवाल उठने लगा है। पिछले दिनों पांचजन्य ने भी यही सवाल उठाया था कि जो सिस्टम में बैठे हुए गद्दार हैं, देशद्रोही लोग हैं, वो कोर्ट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं दायर की जाती है जहां से एक नया रास्ता तैयार होता है, मामले को खींचा जाता है, सरकार और देश को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ये नहीं समझ पाते या समझने के बावजूद भी समझने की कोशिश नहीं करते कि इनके इन फैसलों से क्या असर देश में पड़ रहा है, समाज पर पड़ रहा है, लोकतंत्र पर पड़ रहा है और सरकार पे पड़ रहा है। अब इस तरीके की याचिकाओं के खिलाफ सरकार कुछ न कुछ फैसला लेगी, क्योंकि पिछले दिनों भी किरण रिजिजू ने यही बात कही थी कि सरकार के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की जाती है उसके स्तर को समझना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि याचिकाएं दायर होती रहती है, पेंडेंसी केस की बढ़ती रहती है और ये लोग फैसला नहीं ले पाते हैं। इसलिए पहले के मामले को निपटाइए और सही तरीके से सरकार और शासन के ऊपर सोचकर लोकतंत्र को बचाने में भूमिका निभाइए, नहीं तो सरकार किसी भी स्तर पर संसद में कानून पारित करने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।